भारतीय किसान संघ की आज दिल्ली के रामलीला मैदान में बड़ी रैली हो रही है। अपनी किसान गर्जना रैली में बड़ी संख्या में किसान शामिल हो रहे हैं। भारतीय किसान संघ ने कहा कि आजादी के 75 वर्षों के बाद भी किसान अभी भी ये देखने के लिए इंतजार कर रहे हैं कि उन्हें न्याय कब मिलेगा। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की राशि को भी बढ़ाने की मांग की है। इसके अलावा बीकेएस ने जीएसटी को खत्म करने की मांग की और जीएम फसलों की खेती पर रोक भी लगाने की मांग की। चीन और तवांग के मुद्दे पर आज भी संसद में हंगामे के आसार। मेघालय में प्रधानमंत्री ने कहा कि आज डंके की चोट पर बॉर्डर पर निर्माण हो रहा है। उन्होंने कहा कि नई सड़कें, टनल, पुल, रेल लाइन और जो भी जरूरी है उन सब का निर्माण तेज गति से हो रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा जो गति हमारे शहरों के लिए महत्वपूर्ण है, हमारे बॉर्डर पे भी वही गति होनी चाहिए। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी आज देश का पहला श्योरिटी बॉन्ड बीमा प्रोडक्ट लॉन्च करने जा रहे हैं। इससे बैंक में फंसी वर्किंग कैपिटल आजाद हो जाएगी, जिससे इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में लिक्विडिटी बढ़ेगा और बैंक गारंटी में ये कैपिटल फंसी थी। उन्होंने कहा कि इस फंड का इस्तेमाल ठेकेदारों के कारोबार को बढ़ाने में किया जा सकता है। रिजर्व बैंक ऑफ सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड स्कीम जारी करने जा रहा है। सरकारी गोल्ड बॉन्ड 2022-23 की तीसरी सीरीज सब्सक्रिप्शन के लिए 19 दिसंबर यानी आज से 23 दिसंबर के बीच ओपन होगी। भारतीय रिजर्व बैंक ने गोल्ड बॉन्ड के लिए इश्यू प्राइस 5,409 रुपए प्रति ग्राम रखा है। भारतीय रिजर्व बैंक 2 स्टेज में सरकारी गोल्ड बॉन्ड स्कीम जारी करेगा। निवेश के लिए ये योजनाएं दिसंबर और मार्च में खुलेंगी। ऑनलाइन आवेदन करने वालों और डिजिटल मोड के माध्यम से भुगतान करने वाले 50 रुपए की छूट के हकदार होंगे। समाजवादी पार्टी के विधायक अब्दुल्ला आजम की एक बार फिर मुश्किलें बढ़ सकती हैं। 2 जन्म प्रमाण पत्र मामले पर आज सुनवाई होनी है। उन पर अलग अलग जन्म तिथि से 2 जन्म प्रमाण पत्र, 2 पैन कार्ड और 2 पासपोर्ट बनवाने का आरोप है। जन्म प्रमाण पत्र वाले मुकदमे में अब्दुल्ला के अलावा उनके पिता आजम खां और मां पूर्व सांसद डॉक्टर तजीन फातिमा भी नामजद हैं। पैन कार्ड मामले में अब्दुल्ला और आजम खां आरोपित हैं, जबकि पासपोर्ट मामले में अकेले अब्दुल्ला नामजद हैं। संघ प्रमुख मोहन भागवत ने स्वदेशी अपनाने को कहा है। मुंबई के एक कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि भारत को अपनी विजन और शर्तों पर आगे बढ़ना होगा। मोहन भागवत ने यह भी कहा कि जो धर्म मनुष्य को सुविधा संपन्न और सुखासीन बनाता है मगर प्रकृति को नष्ट करता है वो धर्म नहीं। उसी का अनुकरण अमेरिका और चीन को देखकर भारत करेगा तो ये भारत का विकास नहीं है। विकास होगा मगर भारत चीन और अमेरिका जैसा बनेगा। उन्होंने कहा कि भारत का विजन, लोगों की परिस्थिति, संस्कार, संस्कृति, विश्व के बारे में विचार, इन सभी के आधार पर भारत का विकास होगा। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने चीन मसले पर केंद्र सरकार को घेरा। केजरीवाल ने कहा कई साल से चीन लगातार आंखें दिखा रहा है और सरकार उन्हें लगातार चीन को इनाम दे रही है। केजरीवाल ने कहा कि भारत ने चीन से $65 बिलियन का सामान खरीदा। केंद्र सरकार की क्या मजबूरी है कि वो चीन को इनाम दिए जा रहे हैं। चीन से चप्पल, खिलौने, कपड़े इंपोर्ट किए जा रहे हैं। ये सामान तो भारत भी बना सकता है। आतंकी संगठन द रेसिडेंट्स फ्रंट ने एक बार फिर कश्मीरी पंडितों को धमकी दी है। टीआरएफ की ओर से एक चिट्ठी जारी की गई जिसमें कहा गया कि हमने जो लिस्ट जारी की है ये उन लोगों की आंखें खोलेगी जो कश्मीरी पंडितों के हितैषी बनने की कोशिश करते हैं। इन लोगों ने हमेशा विक्टिम कार्ड खेला है और दोनों तरफ से फायदा लेने की कोशिश की है। आतंकी संगठन ने धमकी देते हुए कहा कि जल्दी इन्हें निशाना बनाया जाएगा। उत्तराखंड के चर्चित अंकिता भंडारी हत्याकांड के कथित आरोपियों के खिलाफ पुलिस ने आरोप पत्र तैयार कर लिया है। पुलिस का कहना है 500 पेज के आरोप पत्र में 100 गवाह शामिल हैं। पुलिस अधिकारी ने बताया आरोप पत्र में तीनों आरोपियों के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा के तहत आरोप लगाए गए। पुलिस का कहना है कि आरोपियों के खिलाफ पर्याप्त साक्ष्य है, जिनमें अंकिता की पोस्टमार्टम रिपोर्ट के अलावा घटनास्थल से प्राप्त इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्यों को एफएसएल जांच के लिए भेजकर प्राप्त की गई है। रिपोर्ट और गवाहों के बयान भी मुख्य तौर पर शामिल किए गए हैं। दिल्ली और एनसीआर में आज सुबह सुबह जब लोगों की नींद खुली, उन्हें मौसम के पहले कोहरे से आमना सामना किया,
जिसकी वजह से विजिबिलिटी अब कम रही और पारा गिरने से ठिठुरन बढ़ गई। दिल्ली में AQI भी गंभीर स्थिति में बना हुआ है। महाराष्ट्र विधानसभा की शीतकालीन सत्र अब से थोड़ी देर में नागपुर में शुरू हो रहा है। विधानसभा सत्र को देखते हुए महाराष्ट्र की सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई। नागपुर में ही 7,000 पुलिसकर्मियों को तैनात किया गया। इस सत्र में शिवाजी महाराज पर महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी की टिप्पणी और कर्नाटक के साथ सीमा विवाद के चलते विपक्ष हंगामा कर सकता है। गुजरात में नई सरकार के गठन के बाद 2 दिवसीय सत्र आज से शुरू हो रहा है। गुजरात की 15वीं विधानसभा के 182 विधायकों को आज शपथ दिलाई जाएगी। 2 दिन के सत्र के पहले दिन प्रोटेम स्पीकर शपथ दिलाएंगे। मंगलवार यानी कल विधानसभा अध्यक्ष का चुनाव होगा। 12 दिसंबर को भूपेंद्र पटेल ने 18वें मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली थी। पटेल के साथ 16 मंत्रियों ने भी शपथ ली थी। झारखंड विधानसभा का भी शीतकालीन सत्र आज से शुरू हो रहा है। इस सत्र में हंगामेदार होने की संभावना है। हालांकि हेमंत सरकार ने इस सत्र को लेकर हर तैयारी पूरी की। हेमंत सरकार आज अपना दूसरा अनुपूरक बजट पेश कर सकती है। वहीं विपक्ष भी सरकार को घेरने की पुरजोर कोशिश में है। सत्र के पहले दिन शपथ ग्रहण और दूसरे दिन प्रश्नकाल होगा। सत्र 23 दिसंबर 2022 तक चलेगा। मध्य प्रदेश विधानसभा का शीतकालीन 5 दिन का सत्र आज से शुरू हो रहा है। सत्र में कांग्रेस अविश्वास प्रस्ताव लाएगी। कांग्रेस भाजपा के जन विरोधी नीतियों पर सरकार को घेरने की कोशिश करेगी। सत्र में हंगामे के आसार हैं। सत्र के प्रारंभ होने से पहले विधानसभा अध्यक्ष ने सर्वदलीय बैठक बुलाई थी। कर्नाटक में भी विधानसभा का शीतकालीन सत्र का आज से आगाज हो रहा है। बेलगावी में 29 दिसंबर तक शीतकालीन सत्र चलेगा। हंगामे के भरपूर आसार दिख रहे हैं। पुलिस ने भी विधानसभा के आसपास धारा 144 लगा दी है। उत्तराखंड के उत्तरकाशी में आधी रात भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए। जानकारी के मुताबिक रात करीब 1:50 पर भूकंप आया। रिक्टर स्केल पर जिसकी तीव्रता 3.1 रही। राष्ट्रीय भूकंप विज्ञान केंद्र के मुताबिक भूकंप की गहराई जमीन से 5 किलोमीटर नीचे थी। फिलहाल किसी तरह से जान माल के नुकसान की खबर नहीं है। प्रवर्तन निदेशालय ने 4 साल पुराने ड्रग्स तस्करी के मामले में बॉलीवुड अभिनेत्री रकुलप्रीत सिंह को जांच में शामिल होने के लिए आज बुलाया है। टॉलीवुड ड्रग मामले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में पूछताछ के लिए रकुलप्रीत सिंह को हैदराबाद स्थित दफ्तर में पेश होने को कहा गया है। रकुलप्रीत के अलावा और भी कई अभिनेताओं से पूछताछ की जा चुकी है। सीमा सड़क संगठन यानी BRO अरुणाचल प्रदेश में 13,000 फीट की ऊंचाई पे सेला पास सुरंग बना रहा है। इसका उद्देश्य भारतीय सुरक्षा बलों को चीन की सीमा के पास तवांग तक 12 महीने सड़क उपलब्ध कराई जा सके। 9 दिसंबर को भारत और चीन की सेना के बीच तवांग में झड़प के बाद यह निर्माण बहुत महत्वपूर्ण हो गया है। जमीन पे ही नहीं बल्कि समुद्र में भी चीन को चित्त करने के लिए भारत की तैयारी पूरी है। नया डिस्ट्रॉयर युद्धपोत INS मोरमुगाओ आज नौसेना का हिस्सा बन गया। घातक हथियारों और साजो सामान से लैस ये युद्धपोत ऑपरेशन के लिए तैयार है और दुश्मन की हर चाल को नाकाम करेगा। इसमें सतह से सतह पर मार करने वाली ब्रह्मोस मिसाइल लगी है तो सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल भी है। इस युद्धपोत में आधुनिकतम सर्विलेंस रेडार भी लगा है। इसमें बेहतरीन रॉकेट लॉन्चर और टॉर्पीडो ट्यूब लॉन्चर मौजूद है। इससे दुश्मन की पनडुब्बियों को नेस्त नाबूद करने में कामयाबी मिलेगी। स्पेन में खेले गए महिला FIH नेशंस कप में भारतीय महिला हॉकी खिलाड़ियों ने कमाल कर दिखाया है। भारतीय हॉकी टीम ने शनिवार को स्पेन को हराकर महिला FIH नेशंस कप 2022 का फाइनल जीत लिया। महिला FIH नेशंस कप के फाइनल में भारतीय टीम ने स्पेन को 1-0 से हराते हुए खिताब अपने नाम किया। इसके साथ ही भारतीय महिला हॉकी टीम ने 2023-2024 FIH प्रो लीग में अपना स्थान पक्का कर लिया। शुरुआती क्वार्टर में गुरजीत कौर ने एकमात्र गोल किया जो आखिरी तक गेम जीतने वाला गोल बना।
राजस्थान के उदयपुर में इन दिनों क्रिसमस की तैयारियां जोरों पे हैं। 2 साल बाद कोरोना से जुड़ी पाबंदी हटने के बाद देश भर के पर्यटक स्थलों पर सैलानियों की संख्या बढ़ रही है। मौका कोई भी हो, लोगों में जबरदस्त उत्साह दिख रहा है। ऐसे में झीलों की नगरी में भी कुछ ऐसा ही दिखाई दे रहा है। यहाँ के 60% होटल बुक हो चुके हैं। माना जा रहा है ये संख्या क्रिसमस के साथ ही नए साल के मौके पर बढ़ जाएगी। इसमें भी विदेशी सैलानियों की संख्या ज्यादा रहने वाली है। क्रिसमस को लेकर देश भर में धूम दिखने लगी है। केरल के कोट्टयम में भी तैयारियां जोरों से चल रही हैं। बाजार गुलजार होने लगे हैं। साथ ही सांता क्लॉज की ड्रेसेस और इससे जुड़े आइटम भी अब सड़कों पर दिखने लगे हैं। लोगों की भीड़ इन ड्रेस और कन्फेक्शनरी की दुकानों पर देखी जा सकती है। कई और शहरों की तरह दक्षिण के रामेश्वरम में भी क्रिसमस को लेकर लोगों में उत्साह दिखाई दे रहा है। यहाँ लोग जश्न में डूबे नजर आ रहे हैं। यहाँ CIS क्रिश्चियन चर्च के फादर घर घर जाकर लोगों को क्रिसमस के बारे में बता रहे हैं। लोगों को मिठाइयां, टॉफी और सौगात दे रहे हैं। तमिलनाडु के मदुरई में जल्लीकट्टू को लेकर अलग ही माहौल होता है, इसलिए बैलों को प्रशिक्षित किया जाना शुरू कर दिया गया है। मदुरई जिले के पोडुम्बू गांव में 20 से अधिक युवाओं ने प्रतियोगिता के लिए 20 से अधिक बैलों को प्रशिक्षित करना शुरू कर दिया है, जिसमें बैलों को गीली धरती में अपने सींग खोदकर अपने कौशल का विकास करने के लिए प्रशिक्षित किया जाता है। सांडों को चलने और तैरने का भी प्रशिक्षण दिया जा रहा है। महाराष्ट्र सरकार ने राज्य में लोकायुक्त कानून लाने का फैसला किया। सीएम एकनाथ शिंदे ने कहा कि हम पूरी पारदर्शिता के साथ सरकार चलाएंगे और महाराष्ट्र को भ्रष्टाचार मुक्त बनाएंगे। इसलिए हमने राज्य में लोकायुक्त कानून लाने का फैसला किया है। भारत की सरगम कौशल मिसेस वर्ल्ड का खिताब जीत चुकी हैं। सरगम ने 62 देशों की सुंदरियों को पीछे छोड़कर इस टाइटल को जीता। 21 साल बाद भारत की प्रतियोगी ने इस खिताब पे कब्जा किया। मिस वर्ल्ड 2022 का आयोजन अमेरिका के लॉस वेगस में किया गया। इससे पहले साल 2001 में अदिति गोवित्कर ने खिताब जीता था। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने निर्माण प्रक्रिया से लेकर मंदिर में प्रवेश के रास्ते, दर्शनार्थियों की सुविधा से लेकर प्रसाद वितरण के तरीक समेत पूरी व्यवस्था का पहली बार खुलासा किया है। मंदिर निर्माण के लिए दिसंबर 2023 तक का समय है, लेकिन ट्रस्ट ने इसे 2 माह पहले यानी अक्टूबर 2023 तक पूरा कर लेने का लक्ष्य तय किया है, ताकि जनवरी 2024 में मकर संक्रांति के बाद सूर्य के उत्तरायण होते ही भव्य और दिव्य मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की जा सके। महाराष्ट्र के नासिक में बच्चों के लिए एकेडमिक फेयर लर्निंग अरीना का आयोजन किया गया। इसमें बच्चों को तरह तरह के जानवरों और पंछियों को देखने और उनके बारे में जानने का मौका मिला। राजकोट में भव्य फैशन शो का आयोजन किया गया। इस फैशन शो की सबसे खास बात ये रही कि इसमें देश की मशहूर मॉडल्स के साथ 8 नेत्रहीन लड़कियों ने रैंप पर वॉक किया। कतर में हुए फीफा वर्ल्ड कप 2022 का फाइनल मुकाबला जीतकर अर्जेंटीना बन गया है फुटबॉल की दुनिया का बादशाह। फाइनल में भी मेसी का जादू खूब चला। एक्स्ट्रा टाइम तक दोनों टीमें 3-3 की बराबरी पे थी, लेकिन पेनल्टी शूटआउट में अर्जेंटीना ने फ्रांस को 4-2 से हरा दिया। अर्जेंटीना ने अपने चारों पेनल्टी कन्वर्ट की, जबकि फ्रांस सिर्फ 2 ही गोल कर पाया। 2 पेनल्टी उसने मिस कर दी। साथ ही अर्जेंटीना के लिए 36 साल का सूखा खत्म हुआ और लायनल मेसी का अपने आखिरी वर्ल्ड कप में खिताब जीतने का सपना पूरा हो गया। पहले हाफ में 2-0 से पिछड़ने के बाद दूसरे हाफ में फ्रांस ने जबरदस्त वापसी की। फ्रांस के मशहूर खिलाड़ी एम्बापे ने 2 मिनट के अंदर 2 गोल दागकर खेल को बराबरी पे ला दिया। इसके बाद मैच एक्स्ट्रा टाइम में गया और यहां पहले हाफ में अर्जेंटीना ने बढ़त बनाई, लेकिन फ्रांस ने फिर से गोल कर बराबरी हासिल कर ली। इसके बाद मैच का फैसला पेनल्टी शूटआउट से हुआ और अर्जेंटीना चैंपियन बन गया। अर्जेंटीना के लायनल मेसी को गोल्डन बॉल का पुरस्कार भी मिला। इतिहास में वो पहले खिलाड़ी हैं जिन्हें 2 बार गोल्डन बॉल का अवार्ड से नवाजा गया है। अर्जेंटीना के गोलकीपर इमी मार्टिनेज को
बेहतरीन प्रदर्शन के लिए गोल्डन ग्लव का अवार्ड दिया गया, जबकि फ्रांस के किलियन एम्बापे को गोल्डन बूट का अवार्ड मिला। इन्होंने इस विश्व कप में 8 गोल किए हैं। फीफा वर्ल्ड कप खिताब जीतने वाली अर्जेंटीना की टीम के लिए दोहा में भव्य परेड निकाली गई। ओपन बस में दर्शकों का अभिवादन स्वीकार करते नजर आए खिलाड़ी। मेसी की एक झलक पाने के लिए हजारों लोगों की भीड़ भी दिखी। अर्जेंटीना के विश्व कप जीतने के बाद जश्न का माहौल शुरू हो गया है। एक तरफ जहां अर्जेंटीना में लोग जश्न में डूबे हैं, वहीं दूसरी तरफ दुनिया भर में मेसी और अर्जेंटीना के फैंस खुशी मना रहे हैं। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी विश्व कप में जीत पर बधाई दी है। फीफा वर्ल्ड कप का फाइनल मुकाबला अर्जेंटीना ने अपने नाम किया तो बॉलीवुड के सितारों ने भी अपनी भावनाएं ट्विटर पे उड़ेल कर रख दी। मेसी की मैजिकल जीत पर शाहरुख खान और रणवीर सिंह ने ट्वीट कर अर्जेंटीना की टीम को बधाई दी। फीफा विश्व कप 2022 के फाइनल में अर्जेंटीना से फ्रांस के हारने के बाद फुटबॉल प्रशंसकों ने कई जगहों पे हिंसक प्रदर्शन किए। अर्जेंटीना के हाथों मिली हार के बाद पेरिस में जमकर हिंसा हुई और फैंस ने गाड़ियों में तोड़फोड़ की, आगजनी की। यहां हालात को काबू में लाने के लिए पुलिस को आंसू गैस दागनी पड़ी। भारत ने बांग्लादेश के खिलाफ पहला टेस्ट 188 रनों से जीत लिया है। टीम ने सीरीज में 1-0 की बढ़त बना ली है। जीत के हीरो चाइना मैन गेंदबाज कुलदीप यादव और अनुभवी बल्लेबाज चेतेश्वर पुजारा रहे। कुलदीप प्लेयर ऑफ द मैच रहे। उन्होंने 40 रन बनाने के साथ दोनों पारियों में 8 विकेट चटकाए, जबकि पुजारा ने पहली पारी में 90 और दूसरी पारी में नाबाद 102 रन बनाए। ताइवान की सरकार ने फॉक्सकॉन पर जुर्माना लगाने का ऐलान किया है। फॉक्सकॉन पर चीन की चिप बनाने वाली कंपनी ने अवैध निवेश के चलते लगाया जाएगा ये जुर्माना। इलेक्ट्रॉनिक सामान बनाने वाली दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी है फॉक्सकॉन। एलोन मस्क ने ट्विटर के सीईओ पद से इस्तीफा देने को लेकर लोगों से मांगी राय। माइक्रो ब्लॉगिंग वेबसाइट पर एक पोल के जरिए पूछा, क्या मुझे ट्विटर के प्रमुख का पद छोड़ देना चाहिए। इधर खबर है एलोन मस्क की मां ने यह आशंका जताई है कि मस्क की जान को खतरा है। पेरू में जारी विरोध प्रदर्शन के बीच राष्ट्रपति डीना बोलुआर्टे का बड़ा बयान सामने आया। उन्होंने कहा इस्तीफे से समस्या का समाधान नहीं होगा। साथ ही कहा जल्द चुनाव के लिए प्रस्ताव भेज दिया गया है। बता दें पूर्व राष्ट्रपति पेड्रो कैस्टिलो को हटाने के बाद से देश में लगातार हिंसाएं हो रही हैं। उत्तर कोरिया ने एक बार फिर से बैलिस्टिक मिसाइल का परीक्षण किया है। 2 मिसाइलें परीक्षण से कोरियाई प्रायद्वीप में एक बार फिर से तनाव बढ़ गया है। उत्तर कोरिया का एक साल में ये 9वां बैलिस्टिक मिसाइल परीक्षण है। पिछले महीने उत्तर कोरिया ने 20 से अधिक कम दूरी की मिसाइलें दागी थी। उत्तर कोरिया के मिसाइल परीक्षण पर दक्षिण कोरिया और जापान ने कड़ी निंदा की। दक्षिण कोरिया ने उत्तर कोरिया के लगातार मिसाइल परीक्षण को देश के लिए खतरा बताया। जापान ने भी उत्तर कोरिया के मिसाइल परीक्षण पर अपना विरोध दर्ज कराया है। जापान ने कहा इस तरह के परीक्षण शांति और सुरक्षा के लिए खतरा है। चीन में बढ़ते कोरोना केसेस के बीच राजधानी बीजिंग में दूसरा बूस्टर डोज अभियान शुरू किया गया। बूस्टर डोज लगवाने के लिए बड़ी संख्या में लोग घरों से निकल रहे हैं। चीन में लॉकडाउन हटाने के बाद से ही तेजी से बढ़ रहे हैं कोरोना के मामले, इसलिए सरकार ने बूस्टर डोज लगवाने का अभियान चलाया है। कनाडा में चल रहे जैविक विविधता पर COP15 के दूसरे चरण का समापन हो गया। 2030 तक जैव विविधता के नुकसान को रोकने को लेकर प्लान बनाया गया है। सम्मेलन में 2030 तक 30% भूमि और समुद्री पर्यावरण को संरक्षित करने पर विचार किया गया। कनाडा ने पर्यावरण सुधार के प्रयासों के लिए विकासशील देशों को $30 करोड़ की सहायता का भी ऐलान किया। बैठक में भारत समेत 190 से अधिक देशों के प्रतिनिधियों ने हिस्सा भी लिया। सर्बिया और कोसोवा में तनाव के बीच सर्बिया के समर्थन में नेटो पीस कीपिंग फोर्स प्रदर्शन की तैयारी में है। सैनिकों ने विरोध प्रदर्शन से पहले
जरींजे क्रॉसिंग पर कटीले तारों की नाकाबंदी कर दी, जिसकी वजह से पैदल चलने वाला रास्ता बंद हो गया है। कोसोवो सरकार की तरफ से लाए जा रहे नए नियमों से ये प्रदर्शनकारी नाराज हैं, जिसे लेकर प्रदर्शन करने की तैयारी में हैं।